हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। खंड क में हमें 24 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें कोई 20 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किस में 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। जिन बच्चों ने इंग्लैंड पे टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी, दूसरा उदारवादी, तीसरा संघीय और चौथा सामंतवादी। तो बच्चों 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में रूढ़िवादी सरकार का चलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था? तो यहाँ देशों का समूह दिया गया है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, दूसरा है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड और जर्मनी, चौथा है ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, दूसरा मैटरनिख, तीसरा योहान हर्डर और चौथा है नेपोलियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था ये? मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था? पहला ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क, दूसरा विलियम फर्स्ट, तीसरा फ्रेडरिक तृतीय और चौथा है विलियम द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो वन बिस्मार्क। इन्हें जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है। बच्चों ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, दूसरा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तीसरा है ज्यूसेपी मैत्सनी और चौथा है काउंट काबूर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ज्यूसेपी मैत्सनी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अति चढ़ाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अति चढ़ाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। पहला ऑप्शन है लाल मृदा, दूसरा लेटेराइट मृदा, तीसरा मरुस्थलीय मृदा और चौथा जलोढ़ मृदा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, किसी ने लाल मृदा मारा होगा तो किसी ने लेटेराइट मृदा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है? तो देखिए वैसे मृदा अपरदन बढ़ाने का काम तो पवन भी करता है, बहता जल भी, हिम नदी भी और भूकंप भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, बहता जल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहता जल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किस में गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा गुजरात। तो ध्यान रखिएगा यहाँ खनन के कारण वनोन्मूलन की बात कही जा रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था?
पहला है चार्ल्स प्रथम, दूसरा विक्टर एमेनुअल द्वितीय, तीसरा ज्यूसेपी गैरिबॉल्डी और चौथा नीरो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एमेनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? पहला है संचार, दूसरा वाणिज्य, तीसरा व्यापार और चौथा सिंचाई। तो यहाँ पर संघ सूची की बात की जा रही है। कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, संचार। कौन सा विषय है बच्चों? संचार। तो आप हमारे वीडियो से अपने आंसर्स जो हैं वह मिला सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर्स टिक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरा है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दी जाएंगी। तीसरा है ब्रुसेल्स से अलग सरकार जिसमें दो समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। और चौथा है यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है? पहला ऑप्शन है श्रीलंकाई तमिल, दूसरा भारतवंशी तमिल, तीसरा मुसलमान और चौथा सिंहली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? सिंहली। कितना प्रतिशत है बच्चों? 74%। कई बार आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? पहला बैंकिंग, दूसरा व्यापार, तीसरा मुद्रा और चौथा है संचार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? व्यापार। व्यापार किस में शामिल है? राज्य सूची में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में सहयोग करती है वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। किस में शामिल होता है? तृतीयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तीसरा, प्रत्येक स्तर की सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। और चौथा, उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उप इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अधीन होकर के काम करती है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसके अंतर्गत आती है? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। तो बच्चों फटाफट आप अपने क्वेश्चंस को देखें कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला है चतुर्थक, दूसरा तृतीयक, तीसरा द्वितीयक और चौथा है प्राथमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? पहला सिंचाई, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा नगरीयकरण और चौथा अति उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? अति उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? पहला व्यापार, दूसरा वाणिज्य, तीसरा कृषि और चौथा विवाह। तो यहाँ पे समवर्ती सूची की बात की जा रही है बच्चों, तो समवर्ती सूची में शामिल है विवाह। विवाह, शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची में आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो खंड क में अभी तक आपने कितने आंसर्स को करेक्ट किए हैं? फटाफट हमें बताएं कि खंड क में आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन पेपर का खंड ख देखते हैं। खंड ख देखिए, इसमें 22 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 18 प्रश्न के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नीचे दो कथन दृढ़ कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं।
इन कथनों को पढ़िए और सर्वोच्च विकल्प का चयन कीजिए। दृढ़ कथन ए है, पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहां के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। कारण आर है, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। पहला ऑप्शन आपका है दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। और चौथा है दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जो दृढ़ कथन ए कहा गया है कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया, तो यह बिल्कुल सही है। और कारण आर जो है वह दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1848 के बाद यूरोप में उदारवादियों के विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है राजा का पदत्याग, दूसरा पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार की घोषणा, तीसरा स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए और चौथा है प्रेस की आज़ादी। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही हैं, दूसरा केवल 1, 2, 3 सही है, तीसरा केवल 1 और 4 सही है और चौथा है केवल 1, 2 और 4 सही हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें जो कथन 1 है, 2 है और 4, ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पे भी 2 कथन है, दृढ़ कथन ए और कारण आर। अब आपको इन दोनों कथनों को पढ़ना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दृढ़ कथन ए कह रहा है कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और कारण आर कह रहा है कि ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी। पहला ऑप्शन है आपका दृढ़ कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा दृढ़ कथन आर और कारण दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत, और चौथा है दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जो दृढ़ कथन ए कहा गया है कि 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दी थी, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। और इसका कारण जो बताया गया है कि ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी, तो यह भी सही है। नए राज्य जर्मनी ने निम्नलिखित किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया? पहला है मुद्रा, दूसरा बैंकिंग, तीसरा न्याय व्यवस्था और चौथा है जनांकीकी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, दूसरा केवल 2, 3 सही है, तीसरा केवल 3, 4 सही है और चौथा में कह रहा है कि 1, 2, 3 सही है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो कहा जा रहा है 1, 2, 3 मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था तीनों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? पहला है पेपल राज्य, दूसरा लॉम्बार्डी, तीसरा वेनेसिया और चौथा सार्डिनिया पिडमोंट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्डिनिया पिडमोंट। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से काबूल की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है वह एक इतालवी राजनेता था, दूसरा वह इतालवी भाषा से लेकर बेहतर फ्रेंच बोलता था, तीसरा वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था और चौथा है वह राजसी परिवार था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहला आपका ऑप्शन है 1 और 2 सही है, दूसरा है 1, 2, 3 सही है, तीसरा 2, 3, 4 सही है और चौथा 1, 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। जो कथन इसमें कहा गया है वह बिल्कुल ही करेक्ट है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, नीचे 2 कथन दृढ़ कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़िए और सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। तो दृढ़ कथन ए है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कारण आर है, ब्रिटिश जाति समूहों ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। आपको बताना है बच्चों सही विकल्प कौन सा है। पहला है दृढ़ कथन ए और आर
और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर दृढ़ कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। चौथा है दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ कथन, जो कहा गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई और कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। और इसका जो कारण बताया गया है, ब्रिटिश जातीय समूहों ने इसकी सत्ता में वृद्धि की, तो यह दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। दूसरा, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में है। तीसरा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। और चौथा है संसाधनों का समान वितरण। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान किया है? पहला है वनोन्मूलन, दूसरा अति चढ़ाई, तीसरा खनन और चौथा है अति सिंचाई। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। नीचे दो कथन है, दृढ़ कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। दृढ़ कथन ए कह रहा है कि भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। कारण है कि इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण के कमी आएगी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या टिक लगाया है आपने? कमेंट करके फटाफट बताएं कि आपने इसका आंसर क्या टिक किया है। पहला ऑप्शन है आपका दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही है परंतु कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत। और चौथा, दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। दृढ़ कथन ए में जो कहा गया है कि भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, और जो इसका कारण दिया गया है कि इससे आमदनी क्या होगी? अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें भी आपको क्या दिया गया है? दृढ़ कथन ए और कारण आर। अब आपको इसमें से सर्वोच्च विकल्प बताना होगा कि आंसर कौन सा होगा। दृढ़ कथन ए है, कुछ लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करता है। और कारण आर है, प्रभुत्व में देश की एकता संकट में पड़ सकती है। पहला ऑप्शन है दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत। और डी है दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर आपने क्या टिक किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन सेम ही है, दृढ़ कथन ए और कारण आर के रूप में दिया गया है। अब देखिए, दृढ़ कथन ए है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है और कारण बताया जा रहा है कि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम हो जाता है। पहला ऑप्शन है दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, दृढ़ कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा है कि दृढ़ कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत। और चौथा, दृढ़ कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो कहा गया है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है और इसका जो कारण दिया गया है कि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम होता है, तो बिल्कुल सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए, रूस एकात्मक, चीन संघीय, कनाडा एकात्मक और अर्जेंटीना संघीय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा युग्म सही है? अर्जेंटीना संघीय। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में भी बच्चों दृढ़ कथन ए और कारण आर के रूप में यह दिया गया है। तो सबसे पहले हम दृढ़ कथन ए पढ़ेंगे। श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था। अब इसका कारण बताया जा रहा है कि 1956 के कानून के तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। तो हमने इसके बारे में
सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था बच्चों। तो इसमें जो आपका दृढ़ कथन ए और कारण दिया हुआ है वह दोनों सही है, और कारण जो है वह दृढ़ कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है शासन के विभिन्न अंगों में, दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों में, तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, और चौथा विभिन्न दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के मध्य। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, शासन के विभिन्न अंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प आपको बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पूछ रहा है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में कौन सा आता है बच्चों? कंप्यूटर संबंधी मामले आते हैं, वन, पुलिस, प्रतीक्षा, कौन सा आएगा? तो समवर्ती सूची इसमें आता है आपका डी, प्रतिरक्षा। समवर्ती सूची में आ जाएगा प्रतिरक्षा। अब राज्य सूची की बात आ रही है, तो राज्य सूची में आएगा सी, पुलिस। पुलिस किस में आती है? राज्य सूची में। समवर्ती सूची में आएगा आपका वन, और बाकी बचे विषय हो गए कंप्यूटर संबंधी मामले। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देखिए फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है एंड फोर्थ का ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा स्पेन और चौथा बेल्जियम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, जो ये जो आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी करेक्ट आंसर पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है? पहला है प्रधानमंत्री का कार्यालय, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका और चौथा न्यायपालिका। तो सरकार का अभिन्न अंग नहीं है वह पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वह सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों, इसमें भी दृढ़ कथन और कारण दिए गए हैं। दृढ़ कथन ए में कह रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, और कारण बताया गया है कि केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो जो कारण बताया गया है वह बिल्कुल ही करेक्ट है बच्चों। केरल में लोग साक्षर हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो वहाँ शिशु मृत्यु दर भी कम है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण आर जो है वह दृढ़ कथन ए का सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं और इन परिवारों के प्रति व्यक्ति औसत आय दिया है 10,000। अब कह रहा है कि यदि 3 परिवारों की आय जो है वह क्रमशः ऐसे दिया हुआ है 6,000, 8,000 और 14,000, तो पूछा जा रहा है कि चौथे परिवार का आय क्या होगा। तो चौथा परिवार हमने मान लिया एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी परिवारों के आय को जोड़ देंगे, ठीक है, और चौथा परिवार हमने एक्स माना तो उसे भी जोड़ देंगे। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति औसत आय दिया है 10,000, तो 10,000 को गुना कर देंगे 4 से, क्योंकि परिवारों की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये गुना हो जाएगा 4 से। अब जोड़िए, 6,000 में 8,000 जोड़ेंगे 14,000 हो गया, और 14,000 में 14,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28,000 हो गया बच्चों, 28,000। अब हमारे पास एक और परिवार है एक्स, उसकी आय हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे कितना हो गया, 10,000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, हो गया 40,000। अब हमें एक्स का जो एक्स परिवार है उसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए एक्स परिवार बराबर 40,000 में से घटा दीजिए 28,000, घटाइए 40,000 में से 28,000 बच्चों, तो 40,000 में से जब आप 28,000 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपके पास 12,000, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान था। भाई बच्चों, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी दिखाता है? पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2017-18 में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अब हम आ गए खंड गौ में। अब देखिए खंड गौ में
कहा जा रहा है कि इस खंड में 2 केस ए और बी हैं। इस खंड में कुल 12 प्रश्न हैं। प्रत्येक केस में कोई 5 प्रश्न करने हैं। हमें केवल 5 प्रश्न ही करना है, तो जो प्रश्न आपको आता हो आप उन प्रश्नों को करें। देखते हैं, बाकी जो दिया हुआ है वो आप पढ़ लें। आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है? पहला ऑप्शन है यह स्थानांतरणशील कृषि पर आधारित है। दूसरा है गहन प्रकृति की कृषि है। तीसरा है यह रोपण कृषि पर आधारित है। चौथा है यह नकदी फसल पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्या है? स्थानांतरणशील कृषि पर आधारित। नंबर 48 है कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को कोनुकू निम्नलिखित देश में से किस में कहा जाता है? अब कहाँ इसे कहा जाता है कोनुकू? पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेनेजुएला में कहा जाता है कोनुकू। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को रोका निम्नलिखित देशों में से किस में कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा ब्राज़ील और चौथा वेनेजुएला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन एक फसलीय कृषि का प्रभुत्व, दूसरा आधुनिक निवेश, तीसरा उच्च लागत और चौथा है अल्प उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को बेवर निम्नलिखित राज्यों में से किस में कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा झारखंड। तो क्या है आपका करेक्ट आंसर? क्या हमारा आपने करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी किया होगा मध्य प्रदेश तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 52 है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड से मिलान करना है और सही विकल्प बताना है। अब देखिए, कॉलम फर्स्ट में है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और झारखंड। उसके बाद यहाँ पे आपको कृषि के तरीके का नाम भी दिया हुआ है, कुरुबा, वालरे, पेंडा और पामाडावी। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा बच्चों पेंडा। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पेंडा कहा जाता है। ओडिशा में कहा जाता है पामाडावी। राजस्थान में कहा जाता है बालरे और झारखंड में कहा जाता है कुरुबा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रकों में लक्ष्मी किससे संबंधित है? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा है चतुर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक से। 54 क्वेश्चन नंबर 54 है लक्ष्मी निम्नलिखित में से किस किसान वर्ग में आती है? पहला ऑप्शन है बड़े, दूसरा मंझले, तीसरा सीमांत और चौथा कृषि श्रमिक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सीमांत वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किस में सर्वाधिक अल्प बेरोजगारी पाई जाती है? पहला है उद्योग, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार और चौथा वाणिज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 है बांधों और नहरों के बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बड़ी संख्या में अभियंताओं की आवश्यकता, दूसरा बड़ी संख्या में तकनीशियनों की आवश्यकता, तीसरा है बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन और चौथा है व्यवस्थापकों और प्रशासकों को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 57 है कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? पहला उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि, तीसरा फसल प्रति रूप में परिवर्तन और चौथा है उच्च उत्पादकता वाली फसलों को प्रोत्साहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में से कौन सा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है कुआं, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब और चौथा नहर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, नहर। अब बच्चों खंड घ देखिए, खंड घ में आपको एक मानचित्र दिया होगा,
उस मानचित्र के आंसर्स मैं बता देती हूँ, आप मिला लेना। अब देखिए 59 है, भारत राजनीतिक रेखा मानचित्र ए बांध के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसकी पहचान कीजिए। पहला है टेहरी, दूसरा सरदार सरोवर, तीसरा हीराकुंड और चौथा है नागार्जुन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसी मानचित्र पर बी को भी सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य के रूप में अंकित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसकी पहचान करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम और चौथा है ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।